नमस्कार। बीए फिफ्थ सेमेस्टर के लिए मैंने मोर देन 80 वीडियोस अपलोड किए हैं। उसमें एक वीडियो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था जिसमें मैंने ये टॉपिक्स कवर किए थे, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड है कि एथेनियन सिटी स्टेट पर अलग से वीडियो अपलोड कीजिए। तो आज हम इस वीडियो में यही देखते हैं। आप जानते हैं कि जो प्राचीन यूनान था वो सिटी स्टेट्स में बटा हुआ था, जैसे हमारा भारत है। जो मॉडर्न स्टेट्स हैं, वो मॉडर्न नेशंस हैं, वो स्टेट्स में बटे हुए हैं। जैसे हमारा भारत यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार, इस तरीके से स्टेट्स में बटा हुआ है। तो प्राचीन यूनान भी सिटी स्टेट्स में बटा हुआ था, जिसमें कि एथेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिटी स्टेट था लिटरेचर के लिहाज से और फिलोसफी के लिहाज से। चलिए देखते हैं। द एथेनियन सिटी स्टेट ऑफन रेफर टू एज एंशियंट एथेंस holds a significant place in the history of literature, serving as a cradle of artistic and intellectual achievements. यानी कि द एथेनियन सिटी स्टेट यानी एथेंस का सिटी स्टेट, नगर राज्य आपको हिंदी में बोल सकते हैं। ऑफन रेफर टू, अक्सर जिसको रेफर किया जाता है, जिसका नाम लिया जाता है एज एंशियंट एथेंस, प्राचीन एथेंस के रूप में जाना जाता है। होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट प्लेस, उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है इन द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, साहित्य के इतिहास में। सर्विंग एज अ क्रेडल, क्रेडल होता है पालना, तो पालने में बच्चे को पाला जाता है। लेकिन यहाँ ये किस चीज़ का पालना था? आर्टिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स। आर्टिस्टिक कलात्मक होते हैं, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक होते हैं, और अचीवमेंट्स उपलब्धियाँ। तो ये जो राज्य था अपने कलात्मक और बौद्धिक उपलब्धियों के लिए जाना जाता था। यहाँ पर ये उपलब्धियाँ फली फूली, ये दोनों चीज़ें, कला और साहित्य, ये दोनों फले फूले। इन दिस एक्सप्लोरेशन, यानी हम यहाँ जो डिस्कस करने जा रहे हैं, वी विल डेल्व इनटू द एथेनियन सिटी स्टेट। हम एथेनियन सिटी स्टेट की बात करेंगे। इट्स रोल, इसकी भूमिका, इन द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर, साहित्य के विकास में, एंड नोटेबल एग्जाम्पल्स ऑफ लिटरेरी वर्क्स एसोसिएटेड विद दिस एंशियंट सिविलाइजेशन। और नोटेबल यानी जो उल्लेखनीय एग्जाम्पल्स, उदाहरण हैं, ऑफ लिटरेरी वर्क्स, साहित्यिक विधाओं के, एसोसिएटेड जो जुड़े हुए हैं, विद दिस एंशियंट सिविलाइजेशन, इस प्राचीन सभ्यता से। तो इस प्राचीन सभ्यता से जुड़े हुए लिटरेरी वर्क्स के बारे में भी हम बात करेंगे, और साहित्य के क्षेत्र में, फिलोसफी के क्षेत्र में क्या विकास हुए, क्या डेवलपमेंट्स हुए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। द एथेनियन सिटी स्टेट, एथेंस का नगर राज्य, लोकेटेड जो कि स्थित था, इन एंशियंट ग्रीस, प्राचीन यूनान में, एमर्ज्ड ये उभर कर आया, एज अ सेंटर एक केंद्र के रूप में, ऑफ कल्चर संस्कृति का, एंड लर्निंग और ज्ञान का, ड्यूरिंग द 5th सेंचुरी BCE, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। इट वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी करेक्टराइज माने इसकी खासियत थी, क्या थी? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी लोकतांत्रिक सरकार थी, लोग चुनते थे जैसे अभी हम चुनते हैं अपने देश में। वाइब्रेंट इंटेलेक्चुअल लाइफ, वाइब्रेंट आप सजीव कह सकते हैं, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक लाइफ जिंदगी, तो यहाँ जो बौद्धिक जिंदगी थी वो भी सजीव थी। एंड आर्टिस्टिक फ्लरिशिंग, और कला फल फूल रही थी, फ्लरिश माने फलना फूलना। तो हर तरीके से ये एक सुइटेबल एनवायरनमेंट था इस राज्य में कि अच्छी चीज़ें जो मानवता को ऊंचाई तक ले जाती हैं वो फलती फूलती थी यहाँ पर। दिस कल्चरल एनवायरनमेंट, ये सांस्कृतिक वातावरण, लेड द फाउंडेशन, लेड माने रखी, द फाउंडेशन नींव, इसने नींव रखी, फॉर लिटरेरी एंड फिलोसॉफिकल इनोवेशंस, लिटरेरी साहित्यिक, फिलोसॉफिकल दार्शनिक। इनोवेशंस होते हैं जो नई चीज़ें होती हैं, तो दर्शन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में यहाँ नए नए कार्य किए गए। दैट कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस, जो आज भी प्रभावित करते हैं इंग्लिश लिटरेचर एंड द वर्ल्ड, अंग्रेजी साहित्य को और दुनिया को, टुडे मतलब आज भी। इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन लिटरेचर, साहित्य पर इसके प्रभाव। द एथेनियन सिटी स्टेट, एथेंस के नगर राज्य का, हैड अ मेजर इन्फ्लुएंस, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, ऑन इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य पर। ड्रामा, सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है वो ड्रामा पर है, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस ड्रामा, और एपिक भी, होमर के जो एपिक्स हैं उन्होंने भी बहुत इन्फ्लुएंस किया।
तो सबसे पहले ड्रामा देखते हैं। एंशियंट एथेंस इज रिनाउंड, यानी प्राचीन एथेंस जाना जाता है फॉर इट्स कंट्रीब्यूशंस। कंट्रीब्यूशन यानी कि योगदान, तो अपने योगदान के लिए जाना जाता है टू द डेवलपमेंट ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर। ड्रामेटिक लिटरेचर यानी नाटक का जो साहित्य है, नाटकीय साहित्य, उसमें जो विकास हुआ सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उसी में है। द सिटी स्टेट इज ऑफन कंसिडर्ड, इस सिटी स्टेट को यानी एथेंस को अक्सर माना जाता है द बर्थ प्लेस, जन्मभूमि ऑफ बोथ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों की। ट्रेजेडी, एथेनियन प्ले राइट्स, एथेंस के नाटककार लाइक एस्केलस, सोफोक्लीज एंड यूरिपिडीज, ये तीनों के नाम याद रखिएगा। क्रिएटेड टाइमलेस ट्रेजेडीज, इन लोगों ने ऐसी ट्रेजेडीज लिखी जो टाइमलेस हैं, यानी कभी भी समय के साथ वो पुरानी नहीं होती या कभी ख़त्म नहीं होती, उनकी रेलिवेंस कभी ख़त्म नहीं होती। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, सोफोक्लीज इडिपस रेक्स, ये आपके सिलेबस में है ही, मैंने पूरा अपलोड किया है, आपने पढ़ा होगा। तो ये जो नाटक है एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ फेट एंड फ्री विल, इसमें जो थीम्स एक्सप्लोर की गई हैं, फेट भाग्य को दिखाया गया है, फ्री विल को दिखाया गया है, एंड हैज़ इंस्पायर्ड काउंटलेस एडेप्टेशंस, और इस काउंटलेस माने अनगिनत, इंस्पायर माने प्रेरित किया है, एडेप्टेशंस, एडेप्टेशन होते हैं जैसे उसके ऊपर फिल्म बनाई जाती हैं, नाटक सीरीज़ बनाए जाते हैं, तो बहुत सारे एडेप्टेशंस हुए हैं उसके इन इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य में, सच एज टी.एस. इलियट्स द वेस्टलैंड, जैसे कि टी.एस. इलियट का वेस्टलैंड एक उसका एडेप्टेशन है। फिर देखिए कॉमेडी, यहाँ पर आप और भी एग्जाम्पल्स डाल सकते हैं जिनसे आप फेमिलियर हों। अगर आपने एंटीगनी पढ़ा है, जो कि इडिपस रेक्स के बाद की कहानी है, हालांकि पहले लिखा गया था और कहानी बाद की है, जैसे बाहुबली का जो बाद वाला पार्ट है वो पहले बना और पहले वाला पार्ट बाद में बना, तो इसी तरीके से एंटीगनी इसका सेकेंड पार्ट है, उसका आप रेफरेंस दे सकते हैं। फिर देखिए कॉमेडी, प्ले राइट एरिस्टोफेंस, सबसे ज़्यादा जो फेमस कॉमेडियन है, कॉमेडी राइटर है यूनान का, वो एरिस्टोफेंस है, इज सेलिब्रेटेड फॉर हिज कॉमेडिक वर्क, कॉमिक भी कह सकते हैं कि अपने कॉमेडी के लिए ये जाना जाता है, विच यूज ह्यूमर एंड सटायर, जिसने कि ह्यूमर और सटायर को यूज़ किया, ह्यूमर और सटायर पर अलग से वीडियोज अपलोडेड हैं, टू कमेंट ऑन एथेनियन सोसाइटी, यानी एथेंस के समाज पर कमेंट करने के लिए, टिप्पणी करने के लिए उसने कॉमेडी का प्रयोग किया। हिज, उसका प्ले, नाटक लिसिस्ट्रेटा, याद रखिएगा इसको, बहुत इम्पॉर्टेंट नाटक है। यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध युद्ध हुआ था यूनान में, पेलोपोनेशियन वॉर, तो उस युद्ध को रोकना चाहती थीं औरतें, परेशान हो गई थीं, उनके घर वाले, उनके जो मर्द लोग थे वो सभी इस वॉर में एंगेज थे। यूनान के सिटी स्टेट्स में आपस में ही लड़ाई हुई थी, किसी और देश से नहीं। तो इस युद्ध को रोकने के लिए जो लिसिस्ट्रेटा है, इस प्ले की हीरोइन है, उसने एक तरीका निकाला, उसने अपने साइड की जो औरतें थीं और यहाँ तक कि दुश्मन के साइड की जो औरतें थीं, उन सबको कन्विंस किया कि अपने मर्दों को अपने पास मत आने दो, यानी अपने साथ फिजिकल रिलेशंस मत बनाने दो जब तक कि वो पीस के लिए नेगोशिएट ना करें, यानी शांति स्थापित ना करें, इस युद्ध को ख़त्म ना करें, तब तक अपने मर्दों को खुद को छूने मत दो। तो ये उसने स्ट्रेटेजी बनाई और इस तरीके से युद्ध को उसने ख़त्म किया। तो उस युग में इस तरह का नाटक लिखा जाना और जो फिज़िकल रिलेशंस हैं उन पर इस तरीके से टिप्पणी किया जाना अपने आप में एक उपलब्धि थी। कुछ जो डायलॉग्स हैं इसके खासे ऑब्सीन हैं, वल्गर हैं, तो मतलब आप बहुत अल्ट्रा मॉडर्न कह सकते हैं इस कॉमेडी को, और इसको आप डिटेल में लिख सकते हैं अपने आंसर में। इसके बारे में मैंने आपको शॉर्ट में कहानी बताई थी ब्रीफली। तो ये जो नाटक है लिसिस्ट्रेटा इज़ अ ह्यूमरस कमेंट्री, एक हास्यास्पद हास्य रस से भरी हुई कमेंट्री है, एक टिप्पणी है ऑन जेंडर रोल्स, यानी जो जेंडर्स का रोल है, भूमिका है स्त्री और पुरुष की, एंड वॉर, और युद्ध की थीम्स पर, दैट रेसोनेट इन मॉडर्न लिटरेचर एंड थिएटर, जो कि रेसोनेट मतलब आप कह सकते हैं गूंजती हैं, इको करती हैं,
आधुनिक साहित्य और थिएटर में तो ये जो जेंडर रोल्स हैं, फेमिनिज्म की बात होती है, या जो फेमिनिज्म का मूवमेंट है वो एक मॉडर्न मूवमेंट है, आधुनिक मूवमेंट है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा से पहले ये नाटक लिखा गया है और इसमें जेंडर रोल्स की बात हुई है कि स्त्रियां इतना बड़ा कदम भी ले सकती हैं। यानी स्त्रियों को सिर्फ बॉडी माना जाता था, ब्रेन तो माना ही नहीं जाता था। बिल्कुल अक्ल तो आज भी लोग कहते हैं कि औरतों की अक्ल तो होती नहीं, औरतों में घुटनों में होती है या उनकी चोटी में होती है, ये कहा जाता है। तो उस युग में इतना बड़ा काम कर दिया लिसिस्ट्रेटा ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिलोसफी। Athens was a hub for philosophical thought, with philosophers like Socrates, Plato, and Aristotle shaping Western philosophy. तो जो एथेंस था वो एक केंद्र था फिलोसॉफिकल थॉट का, यानी दार्शनिक विचारों का। विद फिलोसोफर्स, इनसे आप परिचित हैं ही, सोक्रेटिस प्लेटो के गुरु थे और उन्होंने कुछ नए आइडियाज़ दिए और जो यूथ थे, युवा थे, वो उनके फ़ैन हो गए, वो उनको फॉलो करने लगे। लेकिन जो वहाँ की एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट थी, जो सोसाइटी थी, उसको सोक्रेटिस के नए विचार, रेडिकल थॉट्स पसंद नहीं आए और उन्होंने कहा कि ये तो युवाओं को भड़का रहा है। उसके खिलाफ मुकदमा चला गया और मुकदमे में उसको दोषी पाया गया और फिर पॉइजन पिलाकर उसको मृत्युदंड दिया गया। तो सोक्रेटिस और प्लेटो इनके शिष्य थे। जो कुछ सोक्रेटिस ने बोला वो प्लेटो ने लिखा, सोक्रेटिस ने खुद कुछ नहीं लिखा। एंड अरिस्टोटल प्लेटो के शिष्य थे। शेपिंग वेस्टर्न फिलोसफी, तो इन लोगों ने, इन फिलोसोफर्स ने वेस्टर्न माने पाश्चात्य फिलोसफी, दर्शन, तो उसको एक शेप दी, उसको एक रूप दिया, ढाला उसको। देयर राइटिंग्स, डायलॉग्स एंड आइडियाज हैव हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन लिटरेचर एंड इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स। देयर राइटिंग्स, उनका लेखन, डायलॉग फॉर्म में लिखा गया है। प्लेटो ने जो अपनी और सोक्रेटिस के बीच की बातचीत है, सिर्फ अपनी नहीं, सोक्रेटिस ने जिन जिन लोगों से बातचीत की, जैसे जब वो पढ़ाता था तो डायलॉग के फॉर्म में पढ़ाता था, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पढ़ाता था, तो वो डायलॉग्स प्लेटो ने लिखे हैं, सोक्रेटिस ने नहीं लिखे। एंड आइडियाज़, और उनके विचार, हैव हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट, प्रोफाउंड मीन्स गहरा प्रभाव पड़ा है, ऑन लिटरेचर, साहित्य पर, एंड इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स, और बौद्धिक डिस्कोर्स पर। डिस्कोर्स मतलब जो विचारों का आदान प्रदान होता है, डिस्कोर्स कहलाता है। फिर देखिए प्लेटोज डायलॉग्स, प्लेटो के डायलॉग्स, तो अभी मैंने बताया ही आपको, प्लेटोज फिलोसॉफिकल डायलॉग्स, प्लेटो के दार्शनिक डायलॉग्स, संवाद हिंदी में बोलते हैं, सच एज द रिपब्लिक, जो कि आपके सिलेबस में है, मैंने उस पर वीडियोस काफ़ी अपलोड किए हैं, एंड फीडरस, एक्सप्लोर टॉपिक्स। तो इन डायलॉग्स में जो टॉपिक्स एक्सप्लोर किए गए हैं, जिन पर डिस्कशन किया गया है, लाइक जस्टिस, न्याय, द नेचर ऑफ रियलिटी, यानी जो वास्तविकता है उसकी क्या प्रकृति है, क्या चीज़ रियल है, तो आइडियाज़ को रियल मानता है प्लेटो। ये जो संसार आपको दिखाई दे रहा है ये रियल नहीं है, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ आइडिया रियल है। एंड द रोल ऑफ आर्ट, और कला की भूमिका, एंड लिटरेचर, और साहित्य की भूमिका इन सोसाइटी, समाज में क्या होती है, तो ये सब चीज़ें डिस्कस की गई हैं। दीज डायलॉग्स हैव इन्फ्लुएंस्ड, इन डायलॉग्स ने प्रभावित किया है, फिलोसॉफिकल एंड लिटरेरी थॉट, फिलोसॉफिकल दार्शनिक और लिटरेरी साहित्यिक विचारों को, फॉर सेंचुरीज, शताब्दियों तक, आज भी प्रभावित कर रहे हैं, आज भी हम इनको पढ़ते हैं और हम इनसे प्रेरणा लेते हैं। हिस्टोरिकल राइटिंग, ऐतिहासिक लेखन, द एथेनियन हिस्टोरियन थसीडाइड्स, तो ये जो एथेनियन हिस्टोरियन है, इज़ नोन, जाना जाता है, फॉर हिज मेटिकुलस, मेटिकुलस मतलब जो बहुत बारीकी से लिखता है, जो स्पेसिफिक चीज़ों को भी, छोटी छोटी चीज़ों को भी मेंशन करता है, मेटिकुलस कहलाता है। एंड क्रिटिकल अप्रोच, और उसकी जो आलोचनात्मक अप्रोच है, टू रिकॉर्डिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स, ऐतिहासिक घटनाओं को उसने रिकॉर्ड किया है, उनका उल्लेख किया है। हिज वर्क, उसका जो उसकी रचना है, द हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वॉर। अच्छा, अभी जो इस वॉर की मैं बात करी थी ना, लिसिस्ट्रेटा जो बेस्ड है, इसी वॉर पर बेस्ड है, तो ये उसने लिखा है, ये जो रचना है, इज़ कंसिडर्ड, इसको माना जाता है, वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स,
यानी सबसे पहला उदाहरण, मतलब बहुत जो अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स हैं उनमें से एक, ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग, ऐतिहासिक लेखन का, एंड हैज़ इन्फ्लुएंस्ड, और इस बुक ने प्रभावित किया है सब्सिक्वेंट माने बाद में आने वाले, हिस्टोरियंस को, इतिहासकारों को, एंड राइटर्स और लेखकों को। फिर है ऑरेटरी क्या होती है? भाषण कला, बोलने की जो कला है वो हर किसी के अंदर नहीं होता। भगवान किसी किसी को ही नवाजता है इस कला से, लेकिन सिर्फ भगवान का नवाजना काफ़ी नहीं होता, आपको खुद भी उसको पॉलिश करना होता है। जितनी भी आपके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं, सिर्फ भगवान के देने से काम नहीं चलता, आपको पॉलिश करना होता है। तो चलिए, ऑरेटरी, प्रोमिनेंट एथेनियन ऑरेटर्स, जो मुख्य एथेंस के ऑरेटर्स हैं, वक्ता हैं, लाइक डेमोस्थीन्स एंड पेरिक्लीस, ये जाने माने वक्ता हैं, डिलीवर्ड, इन्होंने दिए इन्फ्लुएंशियल यानी प्रभावशाली स्पीचेस, भाषण, दैट हैव बीन स्टडीड, जिनका कि अध्ययन किया गया है, एंड एडमायर्ड, और जिनकी प्रशंसा की गई। कभी कोई एक आध स्पीच इनकी पढ़िएगा, इंग्लिश ट्रांसलेशन में अवेलेबल हैं, वैसे तो इन्होंने यूनानी भाषा में दी थी, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन से अवेलेबल हैं। बहुत शानदार स्पीचेस होती हैं इनकी। फॉर देयर रेटोरिकल टेक्निक्स एंड परसुएसिव पावर, रेटोरिकल यानी वही भाषण कला से रिलेटेड, रेटोरिक्स से रिलेटेड, टेक्निक्स तकनीक होती है, एंड परसुएसिव पावर क्या होती है? अपने जो हमारे आइडियाज़ हैं उनकी तरफ दूसरों को मना लेना, यानी कन्विंस कर लेना दूसरों को, तो ये कन्विंसिंग पावर बहुत है इनके अंदर। देयर ऑरेशंस यानी उनके भाषण, कंटिन्यू टू बी रेफरेंस्ड यानी उनका रेफरेंस दिया जाता है, इन मॉडर्न लिटरेचर, आधुनिक साहित्य में, एंड पॉलिटिकल डिस्कोर्स, और राजनीतिक संवाद में। कल्चरल लेगेसी, द कल्चरल लेगेसी यानी जो साहित्यिक लेगेसी है ऑफ द एथेनियन सिटी स्टेट, यूनानी नगर राज्य की, एथेंस के नगर राज्य की, एक्सटेंड्स यानी वो फैली हुई है, विस्तृत है, बियॉन्ड इट्स लिटरेचर, अपने साहित्य से परे, यानी सिर्फ साहित्यिक लेगेसी नहीं है या फिर लिटरेरी इन्फ्लुएंसेस ही नहीं है, हर तरीके का इन्फ्लुएंस है। द वैल्यूज़ माने मूल्य, ऑफ डेमोक्रेसी, जनतंत्र के, प्रजातंत्र के, लोकतंत्र के, फ्री एक्सप्रेशन स्वतंत्र अभिव्यक्ति, ऑफ आइडियाज़ विचारों की, एंड इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी और बौद्धिक इंक्वायरी यानी हम सवाल पूछें बौद्धिक के क्या है क्यों है, दैट फ्लरिश्ड इन एंशिएंट एथेंस। तो ये सारी चीज़ें फ्लरिश हुई, फली फूली प्राचीन एथेंस में, हैव इन्फ्लुएंस्ड और इन्होंने प्रभावित किया है, द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर साहित्य के विकास को, फिलॉसफी दर्शन शास्त्र के विकास को, एंड पॉलिटिकल थॉट और राजनीतिक विचार के विकास को, इन इंग्लिश स्पीकिंग सोसाइटीज़ अंग्रेजी बोलने वाले समाजों में, एंड अराउंड द वर्ल्ड और बाकी सारे संसार में। तो मेनली तो जो ट्रांसलेशन हुआ है यूनानी भाषा से इंग्लिश में हुआ है, फ्रेंच में, अब सभी भाषाओं में हुआ है, तो सारी दुनिया को ही प्रभावित किया है। अब क्योंकि आप इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ रहे हैं तो मेनली इंग्लिश स्पीकिंग सोसाइटीज़ को प्रभावित किया है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का जो कंसेप्ट है, लोकतंत्र की जो आइडियोलॉजी है, रूटेड उसकी जड़ें थीं इन एथेनियन पॉलिटिकल आइडियल्स, एथेंस के राजनीतिक आदर्शों में, इज़ अ रेकरिंग थीम इन इंग्लिश लिटरेचर। तो ये जो थीम है बार बार इको करती है इंग्लिश लिटरेचर में। वर्क्स लाइक जॉर्ज ऑरवेल्स एनिमल फार्म, वाह क्या अच्छा वर्क है ये, मेरे साथ आपने पढ़ा है, मैंने पूरा अपलोड भी किया है। तो जॉर्ज ऑरवेल का जो एनिमल फार्म है एंड विलियम गोल्डिंग्स लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है, एक्सप्लोर द चैलेंजेस एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ गवर्नेंस एंड ह्यूमन नेचर। तो ऐसे वर्क्स में दिखाया गया है कि क्या चैलेंजेस हैं, क्या चुनौतियां हैं, एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़ माने क्या जटिलताएं हैं, ऑफ गवर्नेंस यानी सरकार चलाने की, गवर्न करने की, शासन की, एंड ह्यूमन नेचर और मानवीय प्रकृति की। द एथेनियन सिटी स्टेट्स कंट्रीब्यूशंस, एथेंस के नगर राज्य का योगदान टू लिटरेचर साहित्य में, एंड इंटेलेक्चुअल थॉट
और बौद्धिक विचार में आ प्रोफाउंड एंड एंड्योरिंग। तो इसके जो प्रभाव हैं वो प्रोफाउंड माने गहरे हैं, और एंड्योर माने वैसे सहन करना होता है, लेकिन एंड्योर का यहाँ मतलब है लंबे समय तक रहने वाले, जो कायम रहते हैं। इट्स इन्फ्लुएंस, इसका प्रभाव ऑन ड्रामा, नाटक पर, फिलॉसफी दर्शन शास्त्र पर, हिस्टोरिकल राइटिंग ऐतिहासिक लेखन पर, एंड ऑरेटरी और भाषण कला पर, हैज़ लेफ्ट उसने छोड़ा है, एन इनडेलिबल, इनडेलिबल का मतलब जिसको मिटाया नहीं जा सकता। डिलीट मारते हैं ना आप बहुत सारी चीज़ों को, तो जिसको डिलीट नहीं किया जा सकता वो इनडेलिबल होता है। इनडेलिबल मार्क यानी कभी न मिटाया जाने वाला प्रभाव छोड़ा है ऑन इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य पर, एंड द ब्रॉडर लिटरेरी कैनन, और उससे भी ज़्यादा विस्तृत जो लिटरेरी कैनन्स हैं, लिटरेरी माने साहित्यिक कैनन्स रूल्स होते हैं, तो पूरे संसार के साहित्य पर प्रभाव डाला है, ना केवल इंग्लिश लिटरेचर पर। मेकिंग इट अ पाइवोटल चैप्टर, पाइवोट यानी एक धुरी होती है जिस पर सारी चीज़ें घूमती हैं, तो इसको एक धुरी बना दिया है इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी, मानव की जो रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी रचनात्मकता होती है, एंड एक्सप्रेशन और अभिव्यक्ति है। तो जो इंसान की रचनात्मकता और अभिव्यक्ति है पूरी दुनिया में, उसका एक केंद्र, एक पाइवोट, एक धुरी कौन बन गया है? एथेंस का सिटी स्टेट, यानी वहीं से सारी इंस्पिरेशंस मिलती हैं, जो रूट है वो वहीं से है। हालांकि हम भारतवासी हैं, हम कह सकते हैं कि भाई वहाँ से नहीं, हमारे यहाँ से रूट्स आई हैं, क्योंकि जो हमारा नाट्य शास्त्र है, मैंने उस पर एक वीडियो भी अपलोड किया था, भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है वो कहीं ज़्यादा विस्तृत ग्रंथ है, उसकी तुलना में तो ये सब फीके हैं, जितने भी यूनानी विधाएं हैं, यूनानी ग्रंथ हैं नाटक कला पर खासकर लिखे गए हैं, चाहे वो अरिस्टोटल की पोइटिक्स हो। अरिस्टोटल की पोइटिक्स ही सबसे ज़्यादा मुख्य रचना मानी जाती है, लेकिन अगर आप भरत मुनि का नाट्य शास्त्र पढ़ें तो ये बाकी सारी चीज़ें फीकी हैं। हम कह सकते हैं कि ये सारी जो विधाएं हैं इनकी जड़ें हमारे यहाँ हैं, हमारे साहित्य में हैं, तो ये हम कह सकते हैं। लेकिन भाई इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं और यहाँ पर बात यूनान की हो रही है, तो उन्हीं का दिखाना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।